हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और डेली फर्स्ट सेमेस्टर का एक मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस मॉक टेस्ट से जुड़ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि 51 की रचित अपनी आय का 80% खर्च करके रुपए 120 मासिक बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी 800 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये, 240 रुपये। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बिल्कुल सही। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। कह रहा है कि रचित अपने आय का 80% खर्च कर देता है, ठीक है, यानी 20% वो बचाता है। 20% जो है उसका कितना है, 120 के बराबर है, ठीक है, यानी जो उसका 20% है वो कितना है, तो 120 के बराबर है। यानी हम मान लेते हैं कि उसका जो मासिक आय है वो x है, ठीक है। x का हम मानते हैं कि 20%, ठीक है, बराबर कितना है, 120, ठीक है। तो x गुणे 20 बटे में 100 बराबर यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पचे 10, 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60 और एक जीरो है तो 600 इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को लगाते हैं तो यहाँ पे आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 600 रुपये। अगला आपका प्रश्न है कि एक विक्रेता अपने माल पर 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है तो रुपये 100 के मूल्य का माल अंकित मूल्य होगा, यानी उसका जो रुपए है वो 100 रुपये है, ठीक है। उसमें 10% की बढ़ोतरी कर देता है तो कितना होगा? तो यहाँ पे 100 का 10% कितना होगा, यानी 100 का 10% यहाँ पे हम करेंगे। बताइए फ्रेंड्स, आप बताइए पहले, तब हम इसको लगाएंगे। बताइए यहाँ पे क्या होगा, 120 होगा, 150 होगा, 110 होगा, 190 होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 110%, ठीक है। 100 का 10% यानी 10% का वृद्धि कर रहा है तो यहाँ यहाँ से जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से दो जीरो से कट जाएंगे। यहाँ पे आपका 10 एकम 10, ये एक जीरो नहीं कटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, यानी वो 10 रुपये की वृद्धि कर रहा है, 100 रुपये पहले है। तो यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 110 रुपये। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, 45% कॉमर्स तथा गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो यदि दोनों विषयों में 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा 60%, 20%, 65%, 15%। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, 45% कॉमर्स में तथा गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो यदि दोनों विषयों में 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 60%। किस तरीके से इस सवाल को लगाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो 40%, यानी आप इस तरीके का फिगर बना के बहुत ही आसानी 40, यानी हम मान लेते हैं कि 40% इंग्लिश का, ठीक है, और आपका 45% कॉमर्स तथा गणित में, ठीक है, यानी आपका 45% जो है वो कॉमर्स और गणित में, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि यह दोनों विषयों में 25%, यानी ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पे इसका 25% हो जाएगा, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण छात्रों कुल अनुत्तीर्ण छात्रों में तो सिंपल आपको क्या करना है, 25 में से आपको 45 घटा देना है तो कितना होगा, तो 20% होगा, ठीक है। और यहाँ से आप 25 में से 40 को घटा दीजिए तो 15%। अब सिंपल कुछ नहीं जो करना है, 15 और 20 और 25 को जोड़ दीजिए, ठीक है। 25 और 20 और यहाँ 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 5 10, ठीक है, 1 2 2 4 5 6, तो यहाँ पे आपका 60% कुल अनुत्तीर्ण
प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला आपका प्रश्न है कि दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था, बार ग्राफ जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए संगत बारंबारता, ऑप्शन बी संगत संचयी बारंबारता के, ऑप्शन सी दंड की चौथाई के, ऑप्शन डी संगत बारंबारता के वर्गमूल के। तो बताइए, दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होगी, क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगत बारंबारता के। ठीक है, हमने जैसे कि ये आपका जो होता है, ठीक है, ये आपका बार ग्राफ होता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो होता है वो बार ग्राफ होता है। अब देखिए अगला है कि निम्नांकित व्यंजकों में से विजातीय व्यंजक है। देखिए विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? जिसे हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो निम्नांकित व्यंजकों में से विजातीय व्यंजक है 3x, तो इसको तो हम जोड़ देंगे तो ये सजाती है 7y। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेड और जेड स्क्वायर, क्योंकि जो जेड और जेड स्क्वायर है इसको हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए ये क्या है? विजातीय व्यंजक है। अगला आपका प्रश्न है कि 6 और p का योगफल है 6p, 6 + p, p - c, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और p का योगफल है 6 + p। अगला आपका प्रश्न है कि x में से 9 घटाने पर प्राप्त होगा x / 9, ऑप्शन बी x - 9, ऑप्शन सी x + 9, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो x में से 9 घटाने पर प्राप्त होगा, बिल्कुल से सही, यहाँ पे हो जाएगा x - 9। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदीय व्यंजक है। ऑप्शन ए 7y पे घात 5, ऑप्शन बी 2xy + x, ऑप्शन सी x + y + p, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदीय व्यंजक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदीय व्यंजक है। बिल्कुल सही, आप देख सकते हो 2x + yx क्या है? ये द्विपदीय व्यंजक है, इसलिए यहाँ पे 58 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि तीनों असमान भुजाओं वालों त्रिभुजों को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। तो तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुजों को कहते हैं, बताइए फ्रेंड, नाम से ही पता चलता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और समान होती है। बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, 59 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो बताइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं, वो कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि दो समान भुजा वाले त्रिभुज को कहते हैं, यानी जिनकी दो समान भुजा होती है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आसानी के साथ आंसर कर सकते हो कि जिनकी दो भुजा केवल समान हो और जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है उनको समबाहु त्रिभुज, और जिनकी तीनों असमान भुजा होती है उनको विषमबाहु त्रिभुज। तो अब तो आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। बिल्कुल सही, दो समान भुजा वाले त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी 61 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है 180, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री। तो समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है। बताइए फ्रेंड्स, 180 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तो पूछ दिया, तो इसलिए यहाँ पे होगा दो कोणों का योग जो होता है वो होता है आपका यहाँ पे 63 का ऑप्शन नंबर श हो जाएगा 90 डिग्री। अगला आपका प्रश्न है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 260 डिग्री, 360 डिग्री। तो आयत का प्रत्येक कोण होता है तो फ्रेंड्स आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि जो आपका आयत होता है वो इस तरीके से होता है ना, और जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। अगला आपका प्रश्न है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है बराबर, असमान और समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है तो फ्रेंड्स वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा, बराबर। अगला आपका प्रश्न है कि 66 की एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिनका विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर, 84 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको कैसे लगाते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है आपका यहाँ पे होता है a√2। ठीक है, आपका ये होता है a√2। तो यहाँ पे जो आपका दिया है विकर्ण 5√2। ठीक है, तो √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया a। ठीक है, और इसका एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, यानी क्षेत्रफल पूछा है तो हमें मालूम पड़ गया कि उसका 5 है, तो हमको पता है कि यहाँ पे हो जाएगा उसका भुजा स्क्वायर होता है, तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 25 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि एक त्रिभुज में हो सकते हैं अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, 60 से छोटा कोण। तो एक त्रिभुज में हो सकते हैं बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा कि एक त्रिभुज में हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ऑप्शन नंबर श, न्यून कोण। अगला आपका प्रश्न है कि एक अर्ध वृत्त में बना कोण होता है 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो फ्रेंड्स एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, यानी 68 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका 69 प्रश्न है कि किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग होता है। ठीक है, अंतः कोणों का योग होता है एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, इनमें से कोई नहीं। तो किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी दो समकोण। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य है 81 और 83, 83 और 87, 81 और 89, 83 और 89। तो बताइए कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है
बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 83 और 89। अगला आपका प्रश्न है कि 90 डिग्री के कोण को कहते हैं न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण। तो बताइए फ्रेंड, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं क्या कहते हैं? 90 न्यून कोण कहते हैं, सम कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 90 डिग्री कोण को कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे समकोण। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका पूरा पॉइंट सीरीज का क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, आप सभी का रिपीट हो जाए। ये फ्रेंड्स आपका 20 नंबर प्रश्न है कि 2, 4, 6, 8 कहलाती है अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो 2, 4, 6, 8 जो कहलाती है वो कहलाती है सम संख्याएं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि 3, 5, 7, 9, 13 डैश कहलाती है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा विषम संख्या, यानी 2 से जो विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि संख्या 2, 3, 4, 5 में अंक 3 का स्थानीय मान है 30, 300, 100, 3000। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स संख्या 23, 45 में 3 का स्थानीय मान है वो होगा 300। अगला आपका प्रश्न है कि संख्या 15, 41, 25 में 5 का स्थानीय मानों का योग होगा 50, 50, 5, 555। ठीक है, सॉरी, यानी यहाँ पे आपका है 50,000, 55, उसके बाद है 50,005, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसका और इसका हम क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका 1, ठीक है, यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, है ना, 4 0 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आपका 5 0 0 0 0, यानी यहाँ पे होगा आपका 50,005, यानी ऑप्शन नंबर 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला आपका प्रश्न है कि 105 को 3 से भाग करने पर भागफल आएगा 45, 50, 5, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 150 में 3 का अगर हम भाग देते हैं तो 3 से कटेगा 5 बार में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ब 50 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 24 की किस संख्या से भाग करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होगा? 1000 से, 10 से, 100 से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि 24 की किस संख्या से भाग करने पर गुणनफल 24 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम भाग आपका यहाँ से 100 से करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2400 आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि 7/5 का व्युत्क्रम होगा 1 5/7, 5 into 7, 1 divided by 7 into 5। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स 7/5 का व्युत्क्रम होगा वो होगा 5/7। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि 0.04 into 0.5 का गुणनफल है 0.020, ऑप्शन बी 0.20, ऑप्शन सी 0.00002, ऑप्शन डी 0.0020। तो बताइए फ्रेंड 0.04 इंटू 0.5 का गुणनफल होगा। तो बताइए फ्रेंड 0.04 इंटू 0.5 का गुणनफल है क्या होगा?
बिल्कुल सही। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा 0.020, यानी 27 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला आपका प्रश्न है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है 16, 14, 12, 11। तो बताइए फ्रेंड्स, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है तो फ्रेंड्स 13 का अनुवर्ती होगा 14। ठीक है, पूर्ववर्ती यानी पहले वाला पूछता तो 12 हो जाता। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है 25, 26, 27, 28। क्या होगा? 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, बताइए फ्रेंड्स। तो यानी पहले वाला, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 26। अगला आपका प्रश्न है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है कहलाती है भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है कहलाती है, बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वो कहलाती है विषम संख्याएं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप डेली इसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन बाद लगा के छोड़ देंगे फिर आपको भूल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप डेली मैथ का रिवीजन करते रहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।